हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड जो हमारी पुस्तक है उसी का पहला चैप्टर है आपका कैसे, कब और कहाँ। इनको हम जो है लेक्चर इसमें हो चुका था, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ भी चुके थे और इसमें हमने सबसे पहले देखा कि तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इसके विषय में हम लोगों ने आपका पढ़ा और देखा कि क्यों है इतनी महत्वपूर्ण तारीख। ठीक, इनके विषय में भी मैं आपको बता चुका था। क्लियर है। और इसी के जो है आपका देखने के बाद हम लोगों ने इसमें फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमने देखा कि कौन सी तारीख है। यानी कि कई बार ऐसा होता है जो आपके इवेंट होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तुलनात्मक रूप से क्या होता है आपकी डेट से। क्लियर है, जिनको हमने इसमें आपका देख लिया था। अब हमने कुछ वायसराय के कार्यकाल को भी पढ़ा। अब हम थोड़ा सा जो आज यहाँ का मेनली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, इसको यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, क्योंकि ये वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक दोबारा वापस जो है आपका पृष्ठभूमि बन जाए और उसको हम लोग आगे बढ़ के इसमें देखें। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत सबसे पहले हम अवधियां कैसे तय करते हैं। अवधि मतलब जो आपका समय निर्धारित होता है, हम उसको कैसे फिक्स करते हैं, इसके विषय में हमको थोड़ा सा गौर करके आपका देखना है कि कैसे फिक्स होती हैं अवधियां, कैसे। तो आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। कह रहे हैं कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन में जेम्स मिलन ने 3 कालखंडों में आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक बुक लिखी है। और वो लिखने वाले हैं स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री भी हैं और बच्चों कैसे हैं, फिलोसफर हैं, खास करके आपके पॉलिटिकल में। उन्होंने एक बुक लिखी थी आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका हिंदी में अनुवाद है ब्रिटिश भारत में का इतिहास। क्या है? ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये 3 कालखंड में बांटते हैं। जो आपका भारतीय इतिहास है उसको 3 पार्ट में आपका डिवाइड करते हैं। देखिए क्या क्या लिखा है इसमें। इन्होंने क्या किया है, भारत के इतिहास को 3 पार्ट में बांटा है। पहला देखा है हिंदू, दूसरा मुस्लिम और आपका तीसरा ब्रिटिश। इन 3 कालखंडों में विभाजित किया है, यानी कि धार्मिक आधार पर इन्होंने क्या कर दिया है, भारतीय इतिहास को डिवाइड किया है। क्लियर है। देख सकते हैं कैसे इन कालखंडों के इस निर्धारण को लोग ज्यादातर ने मान लिया है। कह रहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के कालखंड को क्या किया है, जो आपका डिवाइड किया है, इसको मान लिया है। आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? कह रहे हैं कि अगर आपको भारतीय इतिहास आपको समझना है तो क्या भारतीय इतिहास समझने में कोई आपको परेशानी नजर आ रही है इसमें कि जो इस तरह से 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश? बताइए, क्या आपको कोई समस्या नजर आ रही है? चलिए आइए देखते हैं कि क्या समस्या है या नहीं है, किस प्रकार से इस पर हम लोग आपका बात करते हैं। देखिए, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि हमको कालखंडों में बांटना ही क्यों है। ठीक, तो इसकी भी एक वजह है। कह रहे अगर हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कह रहे इसकी भी एक वजह है। वजह क्या है कि हम एक दौर की खामियां और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि उसकी खामियां, जो खासियतें हैं, सॉरी क्षमा चाहूंगा, जो खासियतें हैं उसकी, उसको हम लोग आपका देखते हैं कि क्या उसके इम्पोर्टेंट चीज था और साथ में कि उसका सेंटर्ड पॉइंट्स क्या था, हम उसके सेंटर्ड पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। कैसे कर रहे हैं? अतीत के बारे में जो है हमारे विचार को आपका दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक महत्वपूर्ण से दूसरी अवधि के बीच बदलाव का क्या महत्व है। कैसा है? बदलाव का जो है क्या महत्व है, ये हम लोग आपका देखते हैं। ठीक, मील को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप पीछे है। कह रहे हैं जितने भी आपने सारे सभ्यताई के मामले देखे हैं
उसके मामले में यूरोप से क्या है, लोग सब आपका पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाही का ही आपका राज चलता था। क्या था? हिंदू और जो मुसलमान हैं, इन्हीं तानाशाहियों का आपका राज चलता था और चारों ओर धार्मिक बैर, जातिगत बंधने और अंधविश्वास का ही क्या था, आपका बोलबाला था। यानी कि प्राचीन समय अगर आप देखोगे तो हिंदू ने आपका प्राचीन समय में शासन किया है, मध्यकालीन में कौन रहे, आपके मुसलमान तानाशाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि केवल यहाँ धार्मिक बैर था लोगों का, यानी कि धर्म के आधार पर ही झगड़े और आपके रंजिश होती आई हैं, और जातिगत जो बंधन थे वो बहुत बड़े थे, और अंधविश्वासों का क्या था, आपका बोलबाला था। राय मिल की राय में, वेब मिलर जो है उनकी राय में, ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा रहा था। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश भारत था वो क्या कर रहा था, भारत को सभ्यता की ओर ले जा रहा था। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि भारत आपका सभ्य नहीं था, बल्कि जब से अंग्रेज यहाँ आए हैं, अंग्रेज शासन शुरू हुआ है, तब से भारत आपका सभ्यता की ओर बढ़ रहा है। बताइए ये बात सही है कि गलत है? चलिए, इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला और संस्कार और कानून को लागू किया जाए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भारत सभ्य बने, तो भारत को सभ्य बनने के लिए यूरोप में जो आपका शिष्टाचार है, जो यूरोप की कला है, जो यूरोप के इंस्टीट्यूशन है, और खासकर जो यूरोप का कानून है, वो लागू होगा तो ही भारत आपका सभ्य बन सकता है। ऐसी उनकी सोच थी। ठीक, तो यह यहां तक उन्होंने सुझाव दिया, और कि अंग्रेजों को भारत में सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको भारत को सभ्य बनाना है तो अंग्रेजों को पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्राप्त हो। कैसा हो? ज्ञान हो और सुखी जीवन प्राप्त हो। और उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। क्या मानना था? कि अंग्रेजों के बिना जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, उसकी प्रगति नहीं हो सकती। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेज शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। कह रहे इतिहास की अगर आप इस धारणा को देखोगे तो उसमें अंग्रेज ही शासन आपको प्रगति का, सभ्यता का रूप आपको दिखाई देगा, और यही लगेगा कि अंग्रेज ही सब कुछ सभ्यता और प्रतीक है। ऐसा इसमें व्यक्त करने की कोशिश की है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जाता है? अब यह प्रश्न चिन्ह कर रहा है कि आप किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कह दोगे तो क्या कहना ये सही है? बताइए बच्चों, ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, क्या ये कहना सही है? तो क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते हैं? किसी युग को केवल हम उस समय के शासकों के या धर्म के हिसाब से तय करने के लिए क्या जरूरत है? ठीक, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं है। अगर कह रहे हैं हम शासकों को जो है उनके धर्म के हिसाब से बांट कर हिस्ट्री को तय करते हैं, तो सिंपल मतलब है जो और लोग हैं उनका जो वो आपका जीवन शैली है, जो तौर तरीका है, हमने उसको कोई महत्व आपका नहीं दिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्लियर है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासक का भी एक धर्म नहीं था। कह रहे जो प्राचीन भारत है उसमें भी जितने भी शासक हुए हैं, क्या सबका एक धर्म था? तो नहीं, सारे शासकों का एक धर्म नहीं था। अंग्रेज द्वारा सुझाया गया वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर, कह रहे अगर हम लोग भारत के इतिहासकारों की बात करें तो भारतीय इतिहासकार जो भारत का वर्गीकरण यानी कि उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो क्या है? पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक। तीन पार्ट में क्या है, भारतीय हिस्ट्री जो है आपकी बटी हुई है। जो भारत का इतिहास है वो आपका तीन काल में बटा हुआ है। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीन भाग में जो है
भारतीय इतिहास को डिवाइड कर कर हमारे भारतीय जो इतिहासकार हैं उन्होंने उसको व्यक्त किया है। और आप देखेंगे इसी अनुसार हम लोग जो है आपका इतिहास को पढ़ते हैं। और हम ये भी बात करते हैं कि कोई भी शासक होगा तो हम स्पेशली बोलते हैं कि ये प्राचीन काल के हैं, ये मध्य के हैं, और ये घटना आपकी मॉडर्न इंडिया की है, मॉडर्न हिस्ट्री की है। तो इस तरह की जो हम बातें करते हैं, अवधारणा आती है, भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहासकारों ने जो आपका घटनाओं के आधार पर वर्गीकरण किया है उसी आधार को समझ कर हम कहते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है, और कह रहे जो हमने ये आपका विभाजन करा है, कह रहे हैं इसकी भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से आई है, और कह रहे जो हम इनको इस तरह के भागों में बांट रहे हैं ये भारत से नहीं है, ये जो पश्चिम मतलब यूरोप के देशों से ही लिया है। पश्चिम में आधुनिक काल में कह रहे जो आपके पश्चिम देश उनके आधुनिक काल में क्या हुआ, विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों का विकास का युग माना जाता है। कह रहे जो यूरोप में आप देखोगे जो आपके पश्चिमी देश हैं, सबसे पहले वहीं विज्ञान की बात करी गई, वहाँ तर्क की बात करी गई, वहाँ लोकतंत्र की बात करी गई, वहीं मुक्ति की और समानता की बात हुई। तो ये सारे चीजें कहाँ से निकली हैं आपका ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपका पश्चिम से आई। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज है जो आधुनिक समाज की ये विशेषता नहीं थी। मध्यकालीन क्या कहा कि जो मॉडर्न समाज की चीजें उसके अंतर्गत नहीं है उसको मध्यकालीन कहा। और क्या हमने अपने अध्याय में आधुनिक काल को, इस धारणा को बिना सोचे समझे ही विचार लागू किया। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों ने शासन में लोगों को पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं दी है, न ही यह आर्थिक विकास की प्रगति का दौर था, और कह दिया ना ही ये क्या था कि ये आर्थिक प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशिकरण कहते हैं। ठीक, चलिए तो एक बार जरा सा आप इस पर नजर अपनी दौड़ा लीजिए और देख लीजिए कि किस प्रकार हमने अवधियों को कैसे तय करते हैं, इतिहास को कैसे कालखंड में बांटा जाता है। क्या हम इनको हिंदू मुस्लिम शासक के आधार पर बांट सकते हैं? क्या हम इसको देख सकते हैं? क्या इस तरह का डिवाइडेशन सही है? इस पर एक बार देख लीजिए। कोई चीज समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ लीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी बनती है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ जाए। देख लिए बच्चों? चलिए, पढ़ लिया आपने? अब देखते हैं औपनिवेशिक क्या है। यानी कि जो उपनिवेशवाद हुआ था जब अंग्रेज भारत में आए थे, तो उस दौर को हम लोग कहते हैं औपनिवेशिक। ये क्या होता है, कैसी चीजें हैं, इसके विषय में बात करेंगे। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाब और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। सिंपली क्या समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह से हमारे देश को जीत लिया है, और यहाँ के जो स्थानीय जो आपके नवाब हैं, जैसे अवध का नवाब, बंगाल के नवाब, ठीक, हैदराबाद के निजाम, उनको कैसे जीता है, कैसे दबाकर शासन किया है, इसके विषय में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि इस तरह उन्हें अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, और यही कारण है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर अपना नियंत्रण जो था स्थापित कर लिया था। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूला गया, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमतों पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आया। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ के जो सारी चीजें हैं, मान्यता हो गई, चाहे पसंद नापसंद है, रीति रिवाज और तौर तरीकों में ब्रिटिश शासन आने के बाद से ही कौन कौन से बदलाव हुए, इन बदलाव को हम लोग पढ़ेंगे, इन बदलाव पर हम लोग गौर करेंगे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबाव से
इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। कह रहे हैं कि जब कोई देश, एक देश, देखिए समझिए, यहां से इसकी डेफिनेशन मिलेगी। कह रहे हैं कि जब एक देश दूसरे देश के दबाव में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण, ठीक, कॉलिज्म बोलते हैं इसको। यदि जल्दी ही आप यह समझ जाएंगे कि सारे वर्ग समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए इस किताब को हम अतीत यानी कि कई अतीतों पर केंद्रित किया गया है। कह रहे कि केवल एक चीज को हम लोग फोकस नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज हैं जिन बहुत सारी चीजों पर इसको आपका फोकस किया गया है। थोड़ा सा यहां से देखने को मिलेगा, गृह विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट, एक बार इसको खुद देख लेना। लेकिन हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के 250 साल का इतिहास। लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं? कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो भारतीय इतिहासकार हैं वो भारतीय इतिहास को लिखने के लिए कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, इसके विषय में देखेंगे। और फिर है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। कह रहे जो प्रशासन है वो जो आपके रिकॉर्ड होते हैं, जो अभिलेख हैं, उनको कैसे तैयार करते हैं, उन रिकॉर्ड के विषय में भी हम लोग देखेंगे। तो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किया गया सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी जो सरकारी रिकॉर्ड बनते हैं और उन सरकारी रिकॉर्ड से हम क्या कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण सोर्स है इतिहास को लिखने का। आज देखिए, आज हमारे यहाँ कोई कानून बनता है तो सबसे पहले उस कानून को आप गजट में चढ़ाया जाता है, फिर उस पूरे कानून की एक मूल प्रतिलिपि को रखा जाता है, फिर उसके संसद में उस पर बहस होती है, कुछ उसमें बदलाव होता है, बदलाव के बाद दोनों सदन उसको पास करते हैं, पास करने के पश्चात वो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के रूप में जाता है, फिर सिग्नेचर बन जाता है, फिर एक उसको संशोधन मिलता है, प्रॉपर अधिनियम, फिर वो पूरे भारत में लागू हो जाता है। तो इस तरह से जो सरकारी रिकॉर्ड थे उनसे भी हम इतिहास की चीजों को जानते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे जो आपकी चीजें हैं उनको लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, हर नीतिगत फैसले, सहमति, जांच, साफ सफाई, ये सब लिखना आपका जरूरी है। ऐसी चीज करने से अच्छी तरह का अध्ययन किया जा सकता है, उन वाद विवाद किया जा सकता है। इसी तरह समझदारी के चलते आपका विज्ञापन, आपके टिप्पणी, आपका प्रतिवेदन आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। और कह रहे हैं इसी तरह से क्या हो गई, एक संस्कृति, एक कल्चर पैदा हो गया। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। आप देखिए पुलिस रिकॉर्ड में अगर आप जाओगे या फिर कोई अपनी जमीन का कागज लें तो आज से 100 साल पुराना भी कागज आपको मिल जाएगा, क्योंकि सरकार उसका रिकॉर्ड रखती है। क्या करती है? उसका प्रशासनिक जो अभिलेख है वो आपका तैयार करके रखती है। अब देखिए आपने कहाँ कहाँ ऐसे रिकॉर्ड देखे हैं, फिर मुझे बताइए। अब देखिए अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष में बना दिए हैं। तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी अपने रिकॉर्ड रूम होते हैं। अगर आप देखोगे, आप कहीं भी पहुंच जाओ, चाहे आप तहसीलदार के आप दफ्तर पहुंच जाओ, पूरे जमीन के कागज मिलेंगे, पूरे जिले का रिकॉर्ड आपको कलेक्ट्रेट में मिल जाएगा, और जो आपकी कमिश्नर होता है उसके दफ्तर में, और जो प्रांतीय, जो आपका सचिवालय जिसको बोलते हैं, आपका सेक्रेटरीट होता है, वहां सारी चीज मिल जाएंगी। और कचहरी के सबके जो आपका होता है, एक एक रिकॉर्ड रूम आपको वहां मिलेगा। और महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर अभिलेखागार में क्या होते हैं और संग्रहालय में उनको, संस्थाओं में उनको सेव कर लिया जाता है, ताकि उनको हम भविष्य के काम में उपयोग में ला सकें। क्लियर है?
तो इस तरह के रिकॉर्ड रूम होते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और विज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया नोटिस और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों और द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजा गया है निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में सालों में इन दस्तावेज में सावधानी पूर्वक आपकी नकल बनाई गई है। नकल का मतलब होता है कि जितने कागज हैं उन कागजों की सबकी आपका कॉपी जो है वो आपका बनाई गई है। उन्हें उस सीवी के आपके माहिर लिखने हैं। अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको बहुत सही ढंग से रखा है, जो बहुत सुंदर ढंग से आपके चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के माध्यम तक आपकी छपाई जब नई दिल्ली का निर्माण शुरू हुआ तो छपाई की तकनीक फैलने लगी और इसी तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही और दस्तावेज की कई प्रतिलिपि बनने शुरू हो गई। कि जब तकनीकी फैली तो हम अब क्या करते हैं, एक चीज के बहुत सारी चीजों को हम लोग अपनी कॉपी बना लेते हैं, रिकॉर्ड्स बनते हैं। मान लीजिए एक आपने कोई एप्लीकेशन दी है तो एक एप्लीकेशन को जहां दी है वहां रखा जाएगा, एक आपका रिकॉर्ड के रूप में सेव हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है हमको रिकॉर्ड रूप में आपका देखने के लिए मिल जाती। अब आप देख सकते हैं ऐसा ही एक आपका रिकॉर्ड रूम है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का आपका निर्माण हुआ था तब ये बना था। कब बना था? ध्यान देना आपको, 1920 में। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच इन संस्थाओं में कितनी भारी थी। क्या कह रहे, जो अंग्रेज हैं वो किस तरह से सोचते थे कि रिकॉर्ड रूम कितना सेफ होना चाहिए और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप समझ सकते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजों ने भारत से लूटा है, ये तो बहुत सच बात है, लेकिन वो बहुत सारी तमाम चीजें उन्होंने भारतीयों को भी दी हैं जो वर्तमान में हम लोग उनको फॉलो करते हैं। क्लियर है? ये हमने देख लिया, इसको पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा जो है इससे आगे पढ़ेंगे सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। लेकिन उससे पहले जितना हमने पढ़ा है रिकॉर्ड रूम्स की क्या होते हैं, दस्तावेज जो अभिलेखागार कैसे तैयार होते हैं, इसके विषय में किसी को कुछ पूछना है तो हम उससे पूछ सकते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्या है आपका सर्वेक्षण का महत्व और कैसे आपका चीजों को उन्होंने सेफ रखा है। इस सर्वेक्षण में सबसे पहले आप देखिए शरीफे का पौधा है 1970 के दशक का, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूने के चित्र स्थायी कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात को ध्यान देते हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाए और इन्हें उपनिवेश के बारे में क्या पता चलता है। अब देखिए सर्वेक्षण इस प्रकार से किया जाता है कि पूरा शरीफे का चित्र बना रखा है और उसके विषय में जितनी जानकारी है वो हमको मिलेगी। तो देखिए औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया था। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर सबसे अच्छी तरह शासन करने के लिए सही ढंग से जानना जरूरी है। अंग्रेज कहते थे कि अगर आपको किसी देश पर शासन करना है तो उस देश के बारे में हर चीज को बहुत विश्लेषण से करिए ताकि आपको वहां शासन करना कैसा हो जाए, आसान हो जाए। तो इसी दिशा में चले वो और 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे भारत का एक नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए और गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां के मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु और स्थायी इतिहास, फसल का पता लगाया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके में शासन करने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी है। अगर आपको कहीं शासन करना है तो शासन करने के लिए
इन सारी चीजों का आपका जानना और इनको करना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी है। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी है। अब देखिए क्या होता है कि ये हर 10 साल में अपनी गणना कर रहे थे और भारत में अब भी होती है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और कई दूसरे सर्वेक्षण किए जाते थे ताकि इन्हें ये सारी चीजें क्या हो, बहुत अच्छे से पता लगे। अब आप मुझे बताइए सर्वेक्षण करने का मतलब क्या था? तो उनका सिंपल मतलब था, अगर किसी देश में आपको शासन करना है तो वहां की आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए ताकि जिसके आधार पर आप वहां शासन कर सकें, वहां का अपना रूल कर सकें और कैसी चीजें किस तरह से लागू करेंगे, उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको या बहुत अच्छे से आपको पता हो। और आप मुझे ये बताइए कि जितने हमने सर्वेक्षण पढ़े हैं, क्या वर्तमान में भारत सरकार इनको कराती है या नहीं? बताइए। देख लिया आपने, क्या है? सेमी गवर्नमेंट है। अब मुझे बताइए इस तरह से कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कराती है, क्या ये संरक्षण आज भी है या नहीं है? इस तरह के संरक्षण आज भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इनको घर से गौर करके लाना है और आपको देखना है कि सर्वेक्षण होते हैं या वर्तमान में कौन कौन से अभी सर्वेक्षण हुए हैं, आप इनको भी पता कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कल कि कौन कौन से सर्वेक्षण होते हैं, कैसे उनकी रिपोर्ट आती है, कौन जारी करता है इन विषय में। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।